हेलो एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। कहानी की स्टार्टिंग में हमें हमारी क्यूट सी फीमेल लीड जू को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त हमारे हीरो रिन की शर्ट के बटन्स को क्लोज करने में उसकी हेल्प कर रही थी। एंड उसके नज़दीक आते ही काफ़ी ब्लश भी करने लगती है। इसी बीच ही उससे उसकी शर्ट का बटन टूट जाता है। ये देख के हमारा हीरो तो उस पर गुस्सा ही करने लगा था कि तुम हमेशा ऐसे ही रहना, कभी ढंग का काम मत करना, तुमसे तो ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल एक ट्रैश हो ट्रैश। एंड फिर स्कूल के लिए तैयार होने का कह के अपने रूम में ही आ जाता है। और यहाँ पे उसकी शक्ल देखने वाली बिल्कुल अलग ही लग रहा था। यही कह रहा होता है कि मैं उससे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। आखिर को मेरे मुंह से ऐसे अल्फाज कैसे निकल सकते हैं, उसे काफ़ी ज़्यादा हर्ट फील हो रहा होगा ना। तब इसके चाइल्डहुड फ्रेंड कार्तिक की भी एंट्री होती है, जो कि कह रहा था कि आखिर तुम कब तक उस बेचारी को बुली करते रहोगे। अगर उससे लव करते हो तो अपने लव की कन्फेशन कर क्यों नहीं देते हो। और वैसे भी उस बेचारी को इतना कमज़ोर बना के रख दिया है कि वो किसी से कोई भी बात कर ही नहीं पाती है, उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। ये कह देते हैं कि हाँ तो बिल्कुल अच्छी बात है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, कोई और उसकी तरफ ज़रा नज़र उठा के तो दिखाए। खैर अब स्कूल जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके थे। ये चार चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। अपना बैग तो हमेशा ही यू को ही कैरी करने को बोलता है। वो भी खुशी खुशी मान जाती है कि हाँ तो सही बात है ना, ये मुझे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा है, वरना कोई तो मुझे भाव देता ही नहीं है। इन सारे फ्रेंड्स की अब स्कूल में एंट्री हो चुकी थी। बाकी सबकी निस्बत सिर्फ और सिर्फ यू में ही कम कॉन्फिडेंस होता है, और ये हमेशा ही उसे सपोर्ट करता रहता है, जिसकी वजह से कि उसकी यही ख्वाहिश होती है कि बस सिर्फ और सिर्फ यही मेरे आसपास रहे, वरना रिन के अलावा तो वो किसी और से बात करने का सोच भी नहीं सकती है। आज ये क्लास में टीचर ने इन सबको अपने अपने पेयर्स बनाने का कह दिया था, एक टेस्ट की तैयारी के लिए। और यहाँ पे तो यू रिन के पास जाके कहती है कि क्या तुम मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे। वो तो फर्नेसे से हक कर लेता है, तो और क्या, तुम्हारे अलावा भला मैं किसी और के बारे में सोच भी सकता हूँ। ये तो जस्ट उसकी इमेजिनेशन ही थी, रियल में तो वो सिर्फ अपने लंच बॉक्स को ही हक किए खड़ा होता है। एंड देन इसे बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला ही गया था। इधर ही फिर से इसका फ्रेंड इसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि तुम आखिर अपना बिहेवियर उसके साथ कब चेंज करोगे। ये कह देता है कि ऐसा तो मुमकिन हो ही नहीं सकता। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि इसने कहीं बचपन में यू के डैड को बातें करते हुए सुन लिया था, जो कि अपनी बेटी को समझा रहे थे कि देखो जो भी नाइस पर्सन होते हैं ना, वो दिल के बहुत ही बुरे होते हैं, इसलिए उनसे दूर रहना। लेकिन हाँ, जो स्ट्रिक्ट किस्म के बंदे होते हैं, जो वैसे तो हम पे रोब वगैरह डाल ही रखते हैं, वो मन के काफ़ी अच्छे होते हैं। सो इसलिए उनके आसपास रहना तो यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। और ये बातें चूँकि अब हमारे हीरो ने सुन ली थी, वो जानबूझ के उसके सामने स्ट्रिक्ट बंदा बनने की कोशिश करता है, ताकि वो समझे कि ये अच्छा है और हमेशा बस उसके आसपास ही रहे। अब इनकी छुट्टी का भी टाइम हो चुका था, ये मिलके ही घर जाने लगते हैं। और यहाँ पे जैसे ही अपने घर पे आती है तो क्यूट क्यूट सी स्माइल करने की प्रैक्टिस करने लगी थी। ये सब कुछ तो हमारा हीरो भी खड़ा देख रहा होता है। फ़ौरन से इसके पास आता है और कहता है कि तुम मेरे सामने ट्राई करो, मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये सब कुछ कैसे करना होता है। और फिर बाद में इसे अजीब सा हंसता हुआ देख के कहने भी लगा था कि ये तो कोई हॉरर सी मूवी का सीन लग रहा है। खैर जैसे तुम चाहे जो भी हो, मुझे तो काफ़ी पसंद हो। और ये सब कुछ कहते कहते अचानक ही वो इसके क्लोज आके से किस भी करने लगा था। वेल एक्चुअली में ये फिर से इसकी इमेजिनेशन थी। सामने तो उसका कोई स्टफ टॉय पड़ा होता है। फिर से बेचारा एम्बेरस फील करता हुआ वहाँ से जाने ही लगता है। अब क्लास में कुछ बॉयज़ इसके पास आकर पार्टनरशिप करने की बात करते हैं कि क्या तुमने अपना कोई पार्टनर चूज़ किया है, अगर नहीं किया है तो हम हैं ना। ये तो उनसे एक्सक्यूज़ करती हुई साइड पे ही आ गई थी। फ़ौरन से इसकी मुलाकात रिन से हो जाती है। तो यूँ कहने लगी थी कि क्या तुम मेरे पार्टनर बनोगे। वो तो हमेशा से ही चाहती है कि बस मैं ही इसके साथ रहूं। वो भी इसके क्लोज आके यही कहने लगा था कि और क्या, वैसे भी मेरे अलावा भला तुम्हें कोई अपना पार्टनर क्यों बनाएगा। और ये कहता हुआ जैसे साइड पे जाता है, तो तब यहाँ पे उसकी शक्ल देखने वाली कि उसके इतने क्लोज जाते ही मेरी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। अब जैसे ही बस में जा रहे होते हैं, ये उसे इंस्ट्रक्शंस देने में बिजी कि ऐसे ना खड़े हो, सही से खड़ी हो। और इन दोनों को ऐसे देख के ना कार्तिक और क्यूमी दोनों ही सोचने लगते हैं कि ये तो साइको ही हैं। पहले एक दूसरे से लव करते हुए भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही नहीं पा रहे हैं। आज इसे कोल्ड हो गया था। अब कार्तिक कह रहा होता है कि तुम क्लास में मत जाओ, लेकिन ये तो जाने ही वाला था, क्योंकि वहाँ पे जो मेरा वेट कर रही होगी, और वैसे भी मैं सबके सामने उसे एम्बेरस थोड़ी ना कर सकता हूँ, जाके उसके काम में हेल्प कर दूँगा। आज इनका टेस्ट का दिन था। सारी गर्ल्स तो बस हमारे हीरो को ही देखती रह जाती हैं कि ये तो वाइट कोट में भी कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है।
खैर इन्हें उम्मीद थी कि हम टेस्ट में पास हो जाएंगे, ये कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं। और इसी बीच ही एक ज़ोर का होता है धमाका। अब इससे पहले कि हमारी क्यूट सी हीरोइन को चोट लगती, रीनू से बचा लेता और पूछने भी लगा था कि क्या तुम ठीक हो। यू कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ। और फिर इसी बीच वो नोट करता है कि उसके हाथ पे तो चोट लग गई है। ये सब कुछ देखते हुए यू तो उससे अपोलोजाइज़ करने लगी थी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है ना। वो कह देता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी वजह से थोड़ी ना हुआ है। खैर नेक्स्ट ही उस बेचारे को तो फीवर भी हो गया था और यही उसकी केयर करने के लिए आई होती है। वो इसे कह भी रहा होता है कि देखो मेरे पेरेंट्स एक बिज़नेस मीटिंग में गए हुए हैं, सो तुम्हारा यहाँ पे रहना ठीक नहीं है, अपने घर जा सकती हो। लेकिन वो कहाँ जाने वाली होती है, ढीठ बन के बैठी रहती है कि बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी तुम्हें फ़ीवर है तो मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। उसके लिए पॉरेज वगैरह बना के लाती है जो कि उसे काफ़ी टेस्टी तो लगा था, लेकिन इसके सामने ऐसे शो ऑफ करवाता है कि जैसे बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैंने तो ज़बरदस्ती खाया। अब फिर से जैसे इसके पास बैठी होती है, ये अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन में खो जाता है, जैसे दोनों किस कर रहे हो वगैरह वगैरह। यार फाइनली वो तो फिर इसे चेक वगैरह करने के बाद ही अपने घर वापस चली ही गई थी। और ये तो उसी इमेजिनेशन की वजह से रात भर सो भी नहीं पाता है। यू के घर कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम हो रहा था, तो इसलिए कुछ दिनों के लिए इनकी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो चुकी होती है। और इसकी नेबर में एक हैंडसम सा लड़का रहता है जिसका नाम कि कज़ूम है। वो कह देते हैं कि देखो मैं भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट ही हूँ, यहाँ पे सामान वगैरह रखने में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। ये मना तो करती रह जाती है, लेकिन वो ज़बरदस्ती इसके साथ काम करने लगा था। अब जैसे ही क्यूमी बता रही होती है इसे कि यहाँ पे फ़िलहाल तो यू शिफ्ट हो चुकी है और उसके आसपास तो एक हैंडसम सा लड़का भी है, ये सब कुछ सुनने के बाद ही वो बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है कि वो यहाँ से कैसे जा सकती है। अब जैसे ही यू से मिलने के लिए आता है तो सामने उसकी नज़र काजुमा में भी पड़ जाती है। वो नोट कर चुका था कि ये कब से उसकी हेल्प किए जा रहा है, तो बस उसे सामान लेने लगता है कि मैं कर देता हूँ ना, वैसे भी तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन काजुमा भी अपनी ज़िद का पक्का होता है कि नहीं मैं कर लूँगा ना। खैर वो तो अब बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करता हुआ वहाँ से चला ही गया था। इवन के इस बेचारी को फिर से ट्रैश कह देता है। और काजुमा समझ रहा था कि कहीं इसने मुझे तो ट्रैश नहीं कहा है। ये लोग अब जैसे स्कूल पहुँचते हैं तो यहाँ पे इसने अब यू को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ पे तो इग्नोर कर लेता है। लेकिन रात को घर पे इसे यू की बहुत याद आ रही होती है। उसे कॉल तो करता है, फिर फ़ौरन से डिस्कनेक्ट भी कर देता है कि सॉरी गलती से लग गई थी। अब अगले ही दिन इसकी मॉम इसे काजुमा से मिलवा रही होती हैं कि आयसे ये तुम्हारा ट्यूटर है, तुम्हें मैथमेटिक्स नहीं आती है ना तो ये समझा देगा। वो इसे हिम्मत रखने को बोलने लगा था और ये भी कहते हैं कि आयसे तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें सेल्फ़ कॉन्फिडेंस चाहिए। उसके बाद तुम जो भी अच्छे से दूसरों से बात नहीं कर पाती हो वो भी कर लोगी। और बस ये जैसे उसके क्लोज समझाने के लिए आता है, ये काफ़ी नर्वस भी फील करने लगी थी। यहाँ से वापसी पे वो इसकी थोड़ी बहुत तारीफ़ भी करता है कि तुम काफ़ी क्यूट हो। इवन कैसे मानो कि कज़ूमा इसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया था। अब इन दोनों को साथ में बातें करते हुए देख के, जो कि हमारे हीरो यू से मिलने के लिए आया था, बहुत ज़्यादा ही जल बुन जाता है और फ़ौरन से ही वहाँ से जाने ही लगा था। स्कूल में अब जैसे ही यू रिन से बात करने के लिए आती है तो वो इसे इग्नोर ही किए जा रहा होता है। इसकी तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक इसे हो तो हो क्या गया। वेल क्लास में भी बिल्कुल वो ऐसे ही रिएक्ट करता है। अब इसके फ्रेंड्स पास आके बोलने लगे थे कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है जो कि वो तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव कर रहा है। लेकिन जू को तो खुद समझ नहीं आ रही होती है कि मेरे से पता नहीं क्या गलती हो गई है कि वो इवन के मुझसे इतना ज़्यादा नाराज़ होकर रह गया। अब जैसे ही यहाँ से जा रहा था तो अचानक ही इसकी नज़र इधर ही काजुमा पे पड़ जाती है। वो तो एक्चुअली में यू को पिक करने के लिए ही आया था कि ना सिर्फ मैं उसका ट्यूटर हूँ बल्कि यहाँ पे उसका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी है ना वो भी बनाने में उसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये अब उसे वार्न करने लगा था कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है, तो इसलिए बेहतर यही रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहना, और वैसे भी तुम मुझे बिल्कुल डिज़र्व नहीं करते हो। लेकिन काजुमा कहाँ उसकी सुनने वाला होता है। वो तो इवन कि इसे भी काफ़ी सारी बातें भी सुनाने लग गया था कि मुझे पता है कि इस वक्त जो भी यू की ये हालत है ना वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। मैंने नोट किया है कि हर वक्त उस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आउट जो करते रहते हो। अब इससे पहले कि इनके बीच मज़ीद कोई भी बहस होती, इतने में सारे फ्रेंड्स वहाँ पे आ जाते हैं और काजुमा तो इसका हाथ पकड़ के ही वहाँ से लेकर जाने लगा था कि चलो मैं तुम्हें आय से पिक करने के लिए आया करूँगा। और यहाँ से वापसी पे जाते हुए से मालूम हो जाता है कि ये चारों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और इवन के साथ में पले बड़े भी हैं। तो वो यही कहने लगता है कि काश मैं भी तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड होता। इवन के वो इनडायरेक्टली उससे अपने लव की कन्फेशन ही कर रहा होता है।
अब जैसे ही काजुमा इसे पढ़ाने के लिए आता है तो उसकी नज़र इसके सारे फ्रेंड्स पे भी पड़ गई थी। जेलिसी में आके आज तो इनके साथ रिन भी पहुंच आया होता है। इसे काम में थोड़ी दिक्कत हो रही होती है तो वो कह देता है कि मैं हेल्प कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे काजुमा ने मना कर दिया था कि तुम रहने दो, उसे खुद भी कुछ करने दिया करो। इतने में ही इसकी छोटी बहन मीका की एंट्री होती है। वो भी काफ़ी क्यूट होती है, छोटी सी बिल्ली। वेल यहाँ पे आते ही इन दोनों हैंडसम बॉयज़ को देख के खुद से इंट्रोड्यूस करवाने लगी थी और इनके नाम वगैरह पूछने के बाद ही उसे कोई काम होता है तो इसलिए फ़ौरन से ही वहाँ से चली भी जाती है। फाइनली अब की बार इसने अपना जो भी वर्क वगैरह होता है कंप्लीट कर लिया होता है। अब वो इसकी तारीफ़ करने लगा था, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसके सामने। रीन को तो बहुत ज़्यादा जेलिसी फील करता है। वेल ये तो उनके सामने ये भी कहने लगा था कि देखो आप लोग तो इसका चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो ना, मैं इसका बॉयफ्रेंड भी बन सकता हूँ। ये सुनते हुए अब हमारा हीरो तो इतना ज़्यादा भड़क जाता है कि फिर क्या था, एक्सक्यूज़ करता हुआ फ़ौरन से बाहर ही आ जाता है। रात को जैसे ही काजुमा जा रहा होता है तो उसके पास कोयुमी की एंट्री होती है कि देखो मेरी फ्रेंड और साथ ही साथ रिन के बीच आने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो दोनों कब से एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो इसलिए मज़ीद उनके बीच इंटरफेयर ना करो तो यही बेहतर होगा। लेकिन ना काजुमा कहाँ पीछे हटने वाला होता है। इधर ही स्कूल में रिन को अपसेट बैठे हुए देख के फ्रेंड्स इसके पास आते हैं कि आखिर को तुम्हें क्या हुआ है। तभी एक लड़की की एंट्री होती है जो कि अपनी लव की कन्फेशन रिन से करना चाहती थी, बट ये मना कर देता है कि देखो अभी जो भी बात करनी है ना हम लंच ब्रेक में करेंगे, सो यहाँ से चली जाओ। अब बहुत सोचने समझने के बाद ही अचानक ही इसे आइडिया आता है। फ़ौरन से ही कॉल करता है यू को कि लंच ब्रेक के बाद मुझसे मिलने के लिए आओ, मैंने कुछ कहना है। खैर तभी जैसे ही वो यहाँ पे पहुँचती है तो उसकी नज़र पड़ती है कि एक लड़की रिन के सामने आके उससे अपने लव की कन्फेशन कर रही है, लेकिन इसने तो उसे मना कर दिया था कि मेरी तो ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है और वो भी कोई और नहीं बल्कि यू। ये सुन के लड़की तो उसे बेस्ट ऑफ लक कहते हुए वहाँ से चली ही गई थी और ये सारी बातें चूँकि यू ने सुन ली थी वो इससे एक्सप्लेनेशन मांगती है। यही कहने लगा था कि अब तुमने सब कुछ तो सुन ही लिया है और वैसे भी तुम्हें पता है ना कि आए दिन हर लड़की मुझसे अपने लव की कन्फेशन करती रहती है। अब मैं रिजेक्ट कर दूँ, उन्हें बुरा लगता है ना, तो बस तुम्हें अब से मेरी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करना पड़ेगा। इस तरह से मैं बाकी सारी लड़कियों से दूर रह सकता हूँ। अब जैसे इस बारे में कायता को पता चला था वो इस पर गुस्सा करने लगता है कि प्रिटेंडिंग गर्लफ्रेंड मतलब कि तुम उसे अपनी रियल वाली गर्लफ्रेंड भी तो बना सकते हो ना, बट ना तुम्हारी इस उल्टी खोपड़ी में तो कुछ आने वाला नहीं है। इधर इसने कायुमी को भी बता दिया था कि कैसे आज रिन ने मुझे कहा था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड करूं। वो तो कह रही होती है कि देखो तुम उसकी रियल वाली गर्लफ्रेंड भी तो बन सकती हो ना। अब ये क्या नया नाटक स्टार्ट कर दिया, और वैसे भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स को अब समझना चाहिए, आखिर कब तक ऐसे ही चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहोगे। एंड ये कहती हुई वो तो इसे सोचो में छोड़ के जाने ही लगी थी। अब पूरे स्कूल के सामने ही वो तो इसका हाथ भी पकड़ लेता है। सबको मालूम हो चुका था कि रिन और जू डेटिंग कर रहे हैं। वो सारे इनकी खुशी में खुशी होते हैं कि चलो अच्छी बात है। आज वापसी पे जैसे इसकी मुलाकात काजुमा से होती है तो ये उसे बता देता है कि आई से मेरी जू गर्लफ्रेंड है, तो इसलिए जितना हो सकता है ना इससे दूर ही रहना। वो तो स्कूल में भी बस इससे चिपका ही रहता है। उसकी तो ख्वाहिश पूरी हो गई थी कि फाइनली मैं इसका बॉयफ्रेंड बन गया हूँ। दोनों मूवीज़ वगैरह देखने के लिए भी जाते हैं। आज जैसे एक लेक के पास आके बैठते हैं तो इसे बताने लगा था कि तुम्हें वो वाला सीन याद है जब एक दफ़ा मेरी कीज़ गुम हो गई थी और उसे ढूंढने में तुमने मेरी हेल्प कर दी थी। तब से ही ऐसा फील होता है कि जैसे कि वो इसे पसंद करने लग गया था। खैर ये सारी बातें करने के बाद वो जैसे इसके घर पे आता है तो यहाँ पे कहने लगा था कि आओ मेरे क्लोज आके बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे शर्ट्स के बटन को बंद किया जाता है। वो जैसे इसके क्लोज आती है तो यहाँ पे उसे पकड़ लेता है और इवन के काफ़ी क्लोज भी आने लगा था। यही कहते हैं कि अब से अगर हम गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड हैं तो हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा, तुम्हें अब अपनी आदत डाल लेनी चाहिए। लेकिन वो अपनी आइज़ क्लोज कर लेती है, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड फील करने लगी थी। ये सब कुछ देखते हुए अब हमारा हीरो एक्सक्यूज़ करता हुआ उठ बैठता है, कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब की बार तो मैं माफ़ करता हूँ, लेकिन हाँ आइंदा के बाद ऐसी गलती मत करना। अचानक ही यहाँ पे उसकी नज़र एक डायरी पे पड़ती है जिसे कि ये देख के अब सब कुछ इसे याद आ जाता है। यहाँ पे यूँ कहने लगी थी कि पता नहीं शायद कि तुम रिमेंबर कर पाओगे कि नहीं, लेकिन एक दफ़ा तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम फॉरेस्ट वाली साइड पे गए थे, तब भी तुम्हारे मम्मी पापा किसी बिजनेस ट्रिप पे ही गए हुए थे। तब सिर्फ मैं और तुम ही थे और तब उस फॉरेस्ट में तुमने अपना कोई गिफ्ट छुपा दिया था जो कि मुझे कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ढूंढ के लाऊं, तभी मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। लेकिन मैंने बहुत तलाश किया था, वो मुझे मिला ही नहीं। ये सारी बातें उसे तो याद होती हैं, लेकिन रिन कह देते हैं कि मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं है, वो इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये सब कुछ सुन के ना यहाँ पे हमारी क्यूट सी हीरोइन को ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है कि क्या हमारी लाइफ का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिन था वो, और इसे कुछ खास
पास याद भी नहीं है। अगर मैंने वो वाला गिफ्ट अभी तक ना भी ढूंढा ना तो ये कभी भी मुझे अपनी लाइफ में आने ही नहीं देगा। मैं वो अब जैसे किस करने के लिए इसके क्लोज आता है फ़ौरन से उसे धक्का दे देती है और ये भी कहने लगी थी कि मैं अब आपकी गर्लफ्रेंड बन के नहीं रहना चाहती हूँ, इवन कि हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स ही ठीक है। ये सुनते हुए अब रिन को तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो भी कह देता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती हो तो तुम्हारी यही विश है तो मैं पूरी कर देता हूँ। और ये कहता वो वहाँ से चला ही जाता है। पीछे से जो भी अब यहाँ पे हुआ था सारी बात का इसने कयूमी को बता दिया था। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हुई बैठी होती है और ये समझ रही थी कि मैं बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक होना तो इसलिए उसे डिज़र्व नहीं करती हूँ। वेल यहाँ पे कयूमी से समझा रही होती है कि ऐसी बात नहीं है जैसा कि तुम समझ रही हो। रात को काजुमा इन्हें अपने साथ ग्रैंडपा के घर चलने को बोलने लगा था कि वो काफ़ी अच्छी सी प्लेस है, हम सारे फ्रेंड्स वहाँ पे एंजॉय करेंगे। चलो मैं भी अपनी लाइफ के कुछ मोमेंट्स आप लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ। अब ये चारों फ्रेंड्स उन दोनों बहन भाइयों के साथ मिलकर उनके ग्रैंडपा के पास ही जा रहे होते हैं। यहाँ पे जैसे ही ये छोटी सी बिल्ली इसके क्लोज आने की कोशिश करती है तो इन दोनों को देख के यहाँ पे जू तो बहुत ही जेलस फील करने लगी थी, लेकिन सबके सामने कोई खास रिएक्ट नहीं करती है। फाइनली ये अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच आए थे। ग्रैंडपा ही आगे से इन्हें वेलकम करने के लिए आते हैं। घर पे आते ही मीका इन्हें अपनी फेवरेट प्लेस पे ही लेके आ गई थी, जिन्हें के देखते हुए ये दोनों भी काफ़ी सरप्राइज रह जाती हैं। यहाँ पे तो यू को थोड़ा थोड़ा याद भी आने लगता है कि हो ना हो इस प्लेस पे मैं पहले भी आ चुकी हूँ। यहाँ पे तो एक फॉरेस्ट भी होता है, मीन के वो तब जब रिन के साथ जिस फॉरेस्ट में घूमने के लिए गई थी वो कोई और नहीं, एक्चुअली में यही था। खैर ये सारी बातें इसे तो याद होती हैं बट रिन भूल चुका था। मीका काफ़ी ओपन माइंडेड लड़की होती है, वो तो इनके सामने अपने दिल की बात भी शेयर कर लेती है कि एक्चुअली में मैं रिन को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ और वैसे भी यू और उसके बीच कुछ नहीं रहा है तो इस तरह से मेरा चांस तो बन सकता है। ये सब कहने के बाद वो सीधा रिन के पास आती है। ये लोग खाना बनाने के लिए वहाँ से जाने लगे थे और इनको साथ में देख के यू तो बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। ग्रैंडपा जैसे इन्हें टी सर्व करने के लिए आते हैं तो ये भी कहने लगे थे ये जो बाहर फॉरेस्ट है ना बहुत जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। ये सुन के अब यू अपसेट हो जाती है कि ओह नो, इसी जगह पे ही तो रिन ने वो वाला गिफ्ट संभाल के रखा हुआ था, अगर अब की बार मैंने नहीं ढूंढा तो बहुत लेट हो जाएगी। बारबेक्यू पार्टी करने के लिए आ चुके थे। रिन के खाने की मीका बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही होती है कि ये काफ़ी टेस्टी है और जेलिस भी कि तुम लोग कैसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो, काश हम पहले भी मिल चुके होते। अब उसे इतनी प्यार भरी बातें करते हुए रिन के साथ देख के यूथ को जेलसी तो हो रही होती है, लेकिन फ़िलहाल अपने इमोशंस पे कंट्रोल करती है। अब यहीं पे ही रिन को भी मौका मिल गया था। वो हालांकि यू को पसंद करता है लेकिन फिर भी कह देता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड बन के रहना चाहती है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। इस बेचारी को यहाँ पे फिर से काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं कि इससे तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं हो पाएगा। अब ये सब कुछ सुनने के बाद ही वो तो उसी फॉरेस्ट की तरफ ही दौड़ना स्टार्ट कर देती है। खैर उसके पीछे पीछे अब रिन भी जाने लगा था कि पता नहीं वो किधर गई है। ये लोग उनके आने का बहुत वेट करते हैं। जब वो नहीं आते हैं तो परेशानी में रिन को कॉल करती है कि क्या तुम्हें यू मिली। वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं मिली है, पता नहीं कहाँ चली गई है। अब ये भी तीनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। मीका तो ऑलरेडी रिन के साथ होती है। उसे कहने लगी थी कि सच में रिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करने लगी हूँ और वैसे भी अगर तुम यू को जेलस फील करवाना चाहते हो तो यही बेहतर होगा कि तुम मुझे किस कर लो। अब इससे पहले कि इनके बीच कुछ भी होता ये सारा सीन जू देख लेती है और वो तो एकदम सरप्राइज रह गई थी कि इसका मतलब है कि सच में रिन भी इसे पसंद करने लगा है। इसे गिरते हुए देख के वो उसे उठाने के लिए आता है, लेकिन ये उठ खड़ी होती है कि मुझे टच भी मत करो, एंड देन गुस्सा करती हुई वहाँ से भाग गई थी। बाकी सारे फ्रेंड्स भी इनकी आवाज़ें सुन के आ जाते हैं कि क्या हुआ है, अब जू फिर से कहाँ चली गई। ये कहता है कि अब की दफ़ा मेरी गलती है, सो इसलिए उसे मनाने के लिए मैं ही जाऊँगा। अब जू को ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी। यहाँ पे तो अब हम इतना भी फील करते हैं कि काजुमा और कोयूमी के बीच थोड़ी थोड़ी अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो गई है और वैसे भी वो भी काफ़ी क्यूट है ना, तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट कैसे ना होता। बहुत तलाश करने के बाद फाइनली इसे इधर जू मिल ही चुकी थी। वो कहती है कि मैंने वो पॉइंट ढूंढ लिया है जहाँ पे कि तुमने वो गिफ्ट छुपाया था। दोनों ही उस जगह को खोदना स्टार्ट कर देते हैं और इन दी एंड इन्हें वो वाला गिफ्ट मिल गया था, जो कोई और नहीं बल्कि एक की चैन और साथ ही साथ वही वाली कीज़ होती हैं जो कि इससे गुम हो गई थी और फिर जू ने ही इसे उसके लिए तलाश किया था। उसके लिए सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो यही होती है।
यहाँ पे फाइनली वो अपने लव की कन्फेशन भी कर लेता है। यही कहने लगा था कि बहुत हो गया, मैंने तुम्हें तंग कर लिया, लेकिन अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। खैर यहाँ पे मेटियोर शावर को भी देखने लगे थे और फिर ये अपनी उसी इमेजिनेशन में खो जाता है कि जैसे कि यहाँ पे जू और रिन की शादी हो रही है और वो उसके काफ़ी क्लोज भी आ गया था। खैर आज पहली दफ़ा ही वो तो इसके पास रह के काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है और यहाँ पे दोनों किस भी कर लेते हैं और इन दोनों को साथ में देख के तभी बाकी फ्रेंड्स की भी एंट्री हो चुकी थी। मीका बेचारी जेलस फील करने के साथ साथ रोने लगती है तो कायता उसे तसल्ली ही देने लगा था। खैर ये सारे फ्रेंड्स ही उनकी खुशी में ही खुश हो रहे होते हैं कि चलो फाइनली ये दोनों अब मिल ही गए। है इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है कि जब ये चारों फ्रेंड्स स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं तो यहाँ पे अब की बार इसने यू का बैग पकड़ लिया था और वो जैसे इसके साथ साथ चल रही होती है यहाँ पे रिन के फेस पे स्माइल तो देखने वाली ही होती है। एंड देन इसी के साथ ही इस क्यूट सी मूवी की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज़ आप लोगों को ये सीरीज़ कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड अपना ख्याल रखना।